अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, और साथ ही उनके मौजूद हैं शुमाला राना साहब, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। हम्माद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं, और उमर दराज गोंदल साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को एक बदतरीन आफत का सामना, और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब शायद अपनी तारीख़ के सबसे बड़े सैलाब से नबरदाज़मा है, और इस वक्त कुछ चीखते हुए सवाल हमारे सामने मौजूद हैं। बहैसियत कौम हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, हमारी तैयारी कैसी है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जिसका अब पूरी दुनिया को सामना है, लेकिन ख़ासकर पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे चंद दीगर ममालिक बड़े बैडली इफेक्टेड हैं। आज इस्लामाबाद में होने वाली मूसलाधार बारिश, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो एक क्लाउड बर्स्ट था, ये भी एक निशानी है कि पाकिस्तान जिन मौसमियाती तग़य्युर और तब्दीलियों से गुज़र रहा है, इसमें हमारी हुकूमत की रिस्पॉन्स और तैयारी और पॉलिसी क्या होनी चाहिए। क्या हुकूमत भरपूर तरीके से इक़दामात कर रही है? यकीनन डिज़ास्टर बहुत बड़ा है, किसी भी हुकूमत के किसी एक इदारे के शायद बस की बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अपनी सी जो कोशिश है वो किस हद तक की जा रही है। क्या मामलात ज़ाती तशहीर तक महदूद हैं, या फिर इसके अलावा हुकूमत भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है? फिर कुछ सवाल ये भी हैं चुभते हुए कि दरिया का जो आबी गुजरगाहें हैं, जो रास्ते हैं दरिया के, उन रास्तों में नाजायज़ तजावुज़ात, होटल्स, मकानात, हाउसिंग सोसाइटीज़ ये बनाने की इजाज़त क्यों कर दी गई, और बन भी गए तो बहस ये क्यों है कि इजाज़त फ़लाँ ने दी थी या फ़लाँ ने? ये बहस क्यों नहीं है कि ये नाजायज़ है, और अब इसके सद्देबाब के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, और फिर जो मुतासरीन हैं उनको कंपनसेट करने के लिए क्या किया जाएगा? तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा। उन्होंने इस तनकीद का जो सवालात हो रहे थे कि कहीं कहीं ऐसा भी मिसालें और इल्ज़ामात सामने आए हैं कि बंदों को तोड़ा गया है कुछ ताकतवर अफराद की फैक्ट्रीज़ को बचाने के लिए, उस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या जवाब दिया, देखिए। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामला है कि यहाँ ब्रीच करना है, यहाँ नहीं ब्रीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी, और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। और ये जो मुखालफों की तरफ से एक कहना चाहिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि शायद किसी की कोई फैक्ट्री बचाई गई है, मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहाँ पर एक तरफ आबादी हो, तो मैं उसको कहूँगी कि आबादी को बचाएं। मरीम नवाज़ साहिबा अपने तौर पर एफर्ट तो करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ अफसोसनाक चीज़ें हैं जिनको पॉइंट आउट करना हमारी ज़िम्मेदारी है कि मरीम नवाज़ साहिबा जहाँ का भी दौरा कर रही हैं, वहाँ पर तमाम सरकारी मशीनरी जो ख़ास तौर पर ज़िले इंतज़ामिया है, वो उनको प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ नज़र आती है। सड़क के दोनों किनारे मुख्तलिफ़ इदारों के अहलकार खड़े होते हैं। फिर जो सैलाब के कैंप्स हैं, अगर उनके इर्द गिर्द चूना ना भी डाला जाए, उसके बग़ैर भी मरीम नवाज़ साहिबा का विज़िट हो सकता है। तो मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा ने हैरानकुन तौर पर कहा कि उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद की ज़रूरत नहीं, डिज़ास्टर बहुत बड़ा है, ज़िम्मेदारी सिर्फ मरीम नवाज़ की नहीं पूरे पाकिस्तान की है। क्या कहा, देखिए। बारिश है, आपने खाना और दवाइयाँ, ये आप सारे मदद करें जो कर सकते हैं। ये मत आइंदा कोई कहे कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे इदारे पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ना कहें कि मरीम नवाज़ का खाली जिम्मेदारी है। हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है अपने भाइयों और बहनों और बच्चों की मदद करें। अज़मा बुखारी साहिबा से जब ये सवाल हुआ, आज लाहौर में हमारे साथ क्योंकि प्रोग्राम में भी मौजूद है उमर दराज गोंदल, मैं आपको सुनवा देता हूँ। उन्होंने दो इंतहाई अहम मामलात की तरफ निशानदेही की। एक तो सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदादी सामान है उसके लिए बॉक्सेस की प्रिंटिंग के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जा रही है, और हमेशा की तरह पाकिस्तान के सियासतदानों के चेहरे उन डब्बों पर, उन थैलों पर मौजूद नज़र आते हैं, तो उस पर भरपूर तनकीद हो रही है। दूसरा जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से दीगर मामलात पर तनकीद हो रही है, उस पर अज़मा बुखारी साहबा ने क्या जवाब दिया, देखिए। जो है जो फितराने के चावल ला ला के उसके ऊपर तस्वीरें बनाते थे, जच्चा बच्चा सेंटर के ऊपर जिनकी तस्वीरें लगती थी, जो है बैतल खला के ऊपर जिनकी तस्वीरें लगा के जो वो करते थे, उनकी मतलब बातों का क्या ही जवाब दे। उनका काम भाई इतना है, वो ट्रोल्स हैं, उनका काम है कि अच्छी चीज को खराब करने के लिए गंद डाला जाए, वो गंद डालते जाएं। हम अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ये कैपेसिटी दिए रखे। चीफ मिनिस्टर साहबा जो है उनके गंद समेत पूरा जो पंजाब के अंदर जो एक तकलीफ का माहौल है उसको समेट।
यकीनन ये कहा तो जा रहा है कि ज़ाती तशहीर नहीं की जा रही, लेकिन अगर आप सिर्फ इस फुटेज को भी देखें जो आज मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई है, इसमें मरीम नवाज़ साहिबा मौजूद हैं। ये गालिबन जंग के दौरे की फुटेज है और जो लोग मीडिया से वाबस्ते हैं वो बड़ा इजीली जज कर सकते हैं कि ये कम से कम 4 to 5 कैमरा शूट है। 4 से 5 कैमरामैन इसको फिल्म बंद कर रहे हैं। इसकी HD क्वालिटी फुटेज, DSLR कैमराज और वो क्रू वहाँ पर मौजूद है। यकीनन ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो लोगों के जहनों में मौजूद हैं। कुछ और बहुत ही अहम चीज़ें हमारे सामने आई हैं। आज शेख वक्कास अकरम साहब ने ये दावा किया, उन्होंने एक फुटेज पोस्ट की जंग की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि उनकी जमात की तरफ से, उनके ख़ानदान की तरफ से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कैंप्स लगाए गए थे और मरीम नवाज़ साहिबा के दौरे से पहले उन कैंप्स को बंद करवाया गया है। वहाँ पर जो उनके पोस्टर्स या बैनर्स मौजूद थे उनको छुपाया गया है, उनकी तस्वीर जो हैं उनको रिमूव किया गया है और फिर इन कैंप्स में पुलिस बिठा दी गई और कैंप के रास्ते में जो सैलाब ज़दगान आना चाहते थे उनको भी पुलिस और इंतज़ामिया ने रोक दिया। इन तमाम सवालात पर प्रोग्राम में बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ हुकूमत को, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करती हैं शुमाइला साहबा, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और यकीनन अभी तो ये एस्टिमेट लग रहे हैं कि कितने लाखों एकड़ रकबे के ऊपर अराज़ी ज़ेर आब है। आइंदा हमारी जो फूड शॉर्टेजेस हैं वो उसका क्या होगा। लेकिन ख़ास तौर पर ये जो दौरे हो रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा के, स्केल ऑफ द डिज़ास्टर जितना भी हो, आप सेटिस्फाइड हैं? आप समझ रही हैं कि हुकूमत के जो करने का काम है भरपूर तरीके से कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ईसा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है और कुदरती आफत से निपटने के लिए कोई एक शख्स जो है वो नाकाफ़ी है। वो चाहे हुकूमत हो, उसमें हुकूमत, रियासत और इंतज़ामिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो इसमें हिस्सा लेना होगा। लेकिन चूँकि हम लोग इस वक्त गवर्नमेंट में हैं तो हम अपनी ज़िम्मेदारी किसी दूसरे के कंधों पे नहीं डाल सकते। आपने देखा होगा कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जो हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो चूँकि पहले वज़ीर आला भी रह चुके हैं, तो उन्होंने सैलाब के मुतासरीन के लिए पहले भी बहुत काम किया है। आज आपको फील्ड में ऑन ग्राउंड जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर नज़र आ रही हैं। अगर वो इंतज़ामात का जायज़ा ना लें, मुतासरीन से अगर मुलाकात ना करें और वो सिर्फ फ़ोन के ऊपर जस्ट एक ख़बर लेती रहें उनकी, तो आपको क्या लगता है कि ये किसी वज़ीर आला के लिए ये मुनासिब है? अगर वो अवाम के दरमियान उनको होना चाहिए। अगर वज़ीर आला अवाम के दरमियान है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा विजिलेंट होकर काम करें। लोग विजिलेंट भी होंगे और मुतासरीन हैं जो उस ट्रॉमा से गुजरे हैं, जिनका घर जो है वो जानवर, माल मवेशी जो है सब उनके हाथों से निकल गया और उन्होंने अपनी आंखों के सामने बहता हुआ देखा, अपने प्यारों को भी देखा। तो उन लोगों को इसका एहसास तो होगा ना कि इस वक्त इस मुश्किल के दौर में चीफ मिनिस्टर या वज़ीर आज़म जो है उन्होंने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। आप अब देखें चीज़ को, आप ना देखें, तनकीद ज़रूर करें, तनकीद करनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। जब इस्लाह कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको आप लोग ट्रोल करना शुरू कर दें तो ये तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब, ये इंसानियत नहीं है। क्योंकि बाकी मामलात में हमने आप लोगों का मुकाबला किया है, फेस किया है, हमने छूट दी हुई है कि PTI वालों को और दूसरे को जो भी आप ट्रोलिंग करें, लेकिन ये इंसानियत का मामला है। इंसान इस वक्त लोग बेघर हुए हैं और लोग उस ज़हनी उस कैफियत में नहीं है कि जिसमें वो किसी से बात भी कर सकें। क्योंकि मैंने खुद सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत ज़्यादा माजी में भी काम किया हुआ है, सही। तो मैं समझती हूँ कि वो उनकी ज़हनी कैफियत जो होती है, अपना घर बार जब सब डूबता हुआ देखते हैं तो किसी पे क्या बीतती है। ठीक है, ज़ाहिर है कि हम अब इस पे भी बात करेंगे कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि अगर पंजाब हुकूमत की या वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर नहीं है तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन लोगों को इमदादी सामान बांटने या तकसीम करने नहीं दिया जा रहा। आपके पास आने से पहले, रोखड़ी साहब के पास जाने से पहले, ये सवाल क्योंकि अब ज़ाहिर है कि बड़ा अहम है कि ये टोटली एक नेचुरल डिज़ास्टर है, कुदरती आफत है, या फिर ये इसमें कोई मैन मेड डिज़ास्टर भी है। इसमें इसको एग्रेवेट जो है वो हमने या हमारे इक़दामात ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, पॉलिसी मेकर्स ने किया है। गोंदल साहब, लाहौर के ऊपर सबसे ज़्यादा बात हुई है। लाहौर जो है
वहाँ पर ख़ास तौर पर जो अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी है पार्क व्यू, उसको लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद इवन हुकूमती हलकों से बहुत सारे लोगों ने की है। आप बताएं, लाहौर आपने पूरा कवर कर रहे हैं, मैंने आपका देखा कि आप तकरीबन हर जगह पर ख़ुद पहुँचे भी हैं। मैन मेड डिज़ास्टर है या कम्प्लीटली एक नेचुरल डिज़ास्टर है? देखिए, सैलाब आना तो जाहिर है एक नेचुरल डिजास्टर है, उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जिस तरह आपने सोसाइटीज के नाम लिए या जिन इलाकों के नाम लिए, वो तो मैन मेड है ना जी। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं और दोबारा उस जुमले को दोहरा देता हूं कि पंजाब के अंदर बाकी जगहों को छोड़ के लाहौर की बात करें तो लाहौर में कहीं पे भी जो रावी के अंदर आने वाला सैलाब का पानी है वो रिहायशी इलाकों में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि आप यूं कहिए कि लोग जो हैं या हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो जबरदस्ती दरिया के अंदर दाखिल हुई हैं। जब आप दरिया के अंदर दाखिल होंगे तो दरिया के अंदर फिर पानी होता है तो आप पानी में डूबेंगे। अब जिन सोसाइटीज का आपने नाम लिया है उनके हवाले से गवर्नमेंट क्या बात कर रही है, रूडा क्या बात कर रही है, वो कहते हैं जी हमने लाइसेंस दिया, हमने रिवर बेड का लाइसेंस इनको नहीं दिया था। अच्छा, वो कहते हैं देखें जी वो हमारा कसूर तो नहीं था, हमें लाइसेंस मिल गया था तो यहाँ बंद बनना था। कहने का मतलब ये है कि एट द एंड तो गवर्नमेंट से पूछा जाएगा, रूडा से पूछा जाएगा, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी या वो प्लॉट्स बेच रहे थे तो आप कहाँ पे सोए हुए थे, और लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी है जो वो वहां पे जो है वो लुट गई है। इसी तरह से हमने जो फरखाबाद का इलाका बिल्कुल शादरा के साथ लगता है वहां पे भी विजिट किया और वो दरिया के अंदर बना हुआ है। अगर आप जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे, ऐसी बिल्डिंग्स अभी नजर आ रही हैं जो बिल्कुल दरमियान में हैं, वो डूबी हुई हैं। अच्छा, लोगों से मैंने खुद सवाल किया कि आपकी ये जो घर है या इमारत है ये गैर कानूनी है, तो उनका देखिए जी आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम तो बड़े माड़े बंदे हैं, हमने तो 2 लाख रुपया मरला जिससे खरीदा था उससे पूछे। अच्छा, यहाँ पे फिर गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये दरिया के अंदर बना हुआ है, ये गैर कानूनी है, जब बन रहा था जिसकी भी गवर्नमेंट, हम ये नहीं कह रहे कि नून लीग थी या पीटीआई या पीपल्स पार्टी, जिसकी भी गवर्नमेंट थी या जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती ना, वो तो गवर्नमेंट की होती है, स्टेट की होती है, उन्होंने उनको क्यों नहीं रोका? तो यहाँ तक जो हमें समझ आती है कि डिजास्टर जो नेचुरल था, अगर उसको एग्रीवेट करने की बात करते हैं या उसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हमारी जो मैन मेड मिस्टेक्स हैं उसने उनके असरात को कई गुना ज्यादा कर दिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चीजें आपको नजर आ रही हैं। सही। हमाद हसन साहब, आपने भी इस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ एक स्टोरी ब्रेक की, आप भी बता दें ज़रा, ये जो बहस चल रही है, कुछ शॉट साबिक वज़ीर आज़म के चलाए जा रहे हैं, फिर एक सीनियर वज़ीर थे पंजाब के मियां असलम इकबाल, उनकी तरफ से कुछ बातें की जा रही हैं। और मैं ज़रा ये भी दिखा दूं, जब अलीम खान साहब से इसके ऊपर सवाल हुआ था तो उन्होंने किस तरीके से खफगी का इजहार किया था, देखिए। आज मौका नहीं है कंट्रोवर्शियल बातें करने का। देखें, आपकी कोशिश ही होती है कि कोई ना कोई बंदा कंट्रोवर्शियल बात करे ताकि आपकी खबर बने, पर खुदा के लिए इस मुल्क का भी ख्याल करें, इस कौम का भी ख्याल करें। अपने टिकरों के चक्कर में हमारा बेड़ा गर्क ना करे कौम का, ठीक है, कि आपका टिकट चल जाए, ठीक है। खुदा के लिए इस कौम को इकट्ठा हो लेने दें, किसी वक्त तो हो लेने दें। बाहर सैलाब आया हुआ है, आपको इस बात की बड़ी है कि किसी तरीके से कोई फुलझड़ी छूट जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। हमाद हसन साहब, इससे पहले इस मिनिस्टर से पूछना चाहिए था कि ये सवाल की नौबत क्यों आई। क्या आपने रूडा के बाईलास को वायलेट नहीं किया? आप दरिया के बेड के अंदर नहीं चले गए? आपको मुतनब्बे नहीं किया गया था कि या ये दरिया का पार्ट है, यहाँ पर आप प्लाटिंग न करें, यहाँ तक न फैले? जरा इंक्वायरी कमेटी बना देना, कर ले, देख ले कि अलीम खान ने कितनी वायलेशन की है। देखिए, बात ये नहीं है, हम मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम नहीं धर सकते। ऐसा जो कुदरती आफात होते हैं वो आप किसी पर इल्जाम नहीं धर सकते। आप सिर्फ ये देखते हैं, बहैसियत सहाफ़ी हम ये देखेंगे कि उनकी मैनेजमेंट क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो मामलात को किस तरह हैंडल करते हैं, हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले खैबर पुख्तनख्वा में क्लाउड बस्ट हुआ, बहुत बड़ी तबाही फैली। 2-3 दिन अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान बैठे हुए थे। हम खैबर पुख्तनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने शोर मचाया कि चीफ मिनिस्टर साहब आप फौरी तौर पर पहुंचे, और वो फिर आए भी। अब पंजाब हुकूमत ज़ाहिर है 8-10 लाख क्यूसेक पानी दरियाओं में आया हो, तो पंजाब तो खैबर पुख्तनख्वा की तरह कोई पहाड़ी या नीम पहाड़ी इलाका नहीं है, वो तो बिल्कुल मैदानी इलाका है। और इस मैदानी इलाके में इतना ज्यादा पानी आ जाए तो जाहिर है उसका फैलाव बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मैनेजमेंट में गलती कहाँ हुई?
रूडा ने जो बाईलॉज बनाए थे उन्होंने कहा था कि हम 46 किलोमीटर लेंथ पे सेफ्टी वॉल बनाएंगे। ये सेफ्टी वॉल उन हाउसिंग स्कीमों से हम पैसे लेंगे जिनको हम रूडा के तहत जमीन देंगे। उन्होंने कुछ अदायगी भी की। दरिया का विड्थ जो है वो हम 1 किलोमीटर रखेंगे। अब अगर अदायगी हुई तो फिर प्रोटेक्शन वॉल क्यों नहीं बना? ये सवाल उठा देना चाहिए। ये सवाल उठा देना चाहिए कि अलीम खान को जो जमीन दी गई थी, जो जमीन एक्वायर हुई थी, उससे वो आगे रिवर बेड पे क्यों चले गए थे जहां आजकल पानी का सैलाब आया हुआ है। देखिए, हमारे सवालात ये होने चाहिए। हमारे सवालात इस वक्त देखें, इमरजेंसी सिचुएशन में हम आइडियल सिचुएशन की तवक्को नहीं रख सकते। अब अगर हम ये सवाल करेंगे कि इस पे तस्वीर क्या है, इस पे ये क्या है, भाई ठीक है, वो एक सूबे को हेड कर रही है, कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर उसकी तस्वीर लगी हो। हम उनके मैनेजमेंट पे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनके वर्क पे, इस पे हम देखेंगे कि वो किस तरह मैनेज करते हैं मामलात को। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कोई आइडियल कारकर्दगी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी आफत के सामने तो किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी जाहिर है कि आप उसको आइडियल तो करार दे ही नहीं सकते कि आप हर शख्स को रिलीफ भी दे दें, रेस्क्यू भी कर दें। एक जाहिर है कि जो एक ह्यूमन एफर्ट है वो होता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन साथ में ठीक है, चलें एक सेकंड मुझे दे दे। इससे पहले लॉस एंजलिस अमेरिका में आग लगी थी, कितने हफ्ते लगे थे अमेरिकी हुकूमत को? उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास फायर ब्रिगेड की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी वो उस पर काबू नहीं पा सके थे और कई हफ्ते लगे थे। देखिए, डिजास्टर के बारे में हुकूमतों पर, अब खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ, हुकूमती नाकामियां ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है फिर भी ठीक है करते रहे ताकि वो हमाद भाई पकड़े। ऐसा ही है, और जाहिर है कि एक सियासतदान है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो उनको नज़र भी आना चाहिए और ज़ाती तशहीर कम से कम होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि एक सियासतदान उसने आवाम के साथ कनेक्टेड रहना होता है। लेकिन साथ में शायद वज़ीर आला साहिबा को अपने नीचे ज़िले इंतज़ामिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन तक ये ज़रूर इंस्ट्रक्शंस पहुँचानी चाहिए कि जो उनके इमेजेस आ रहे हैं कुछ लोगों के, कि कोई सैलाब का पानी पी कर दिखा रहा है लोगों को, वो हैज़ार्डस है, वो इंसानी सेहत के लिए नहायत मुज़र है। आप अपनी सादगी दिखाने के लिए बाल्टियों में सैलाब का पानी पीकर लोगों को मत दिखाएं, मत लोगों को बताएं कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ में जो इस किस्म की, अब ये देख लें, आप ये विजुअल्स भी देख लें कि ये सैलाबी पानी पीना ये बताया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है लोगों को कि ये कोई अच्छी चीज़ है। मैं ये बड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि लोग वबाई अमराज फूट पड़ते हैं सैलाब के बाद। इस किस्म का कोई भी काम करने से गुरेज करें, इन साहब की तकलीद बिल्कुल मत कीजिए, और गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ऑफिसर्स को ज़रूर एक मरतबा बताए कि इस किस्म की मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए। और हर अफसर जो इस वक्त कश्ती पर बैठकर एक हाथ के इशारे वाली तस्वीर उतरवाने की जिद्दोजहद में लगा हुआ है, उस चीज़ को भी डिस्करेज करना चाहिए। रोखड़ी साहब, ज़ाहिर है कि लाहौर वाला मामला आपकी बड़ी ज़बरदस्त साहब सलामत भी है, अलीम खान साहब से उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है, और लाहौर की सोसाइटी को लेके आप उस दौरान जब खान साहब की हुकूमत थी, आप दूसरे एंड के ऊपर थे, तो ये जो सारी एक बहस चल रही है, कुछ समझाएं हमें कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे सारा हुआ? कसूर अलीम खान का नहीं, हम तो पूछ रहे हैं। अलीम खान ने ना एक बयान दिया है ऑफिशियल, उसके बयान को उसकी दलील समझना चाहिए। वो कहता है कि मैंने ये सोसाइटी रूडा से भी 15 साल पहले की मैंने ये बनाई है। उसने पूरा दिया है अपना कि मैंने फलां से खरीदी, फलां से खरीदी, फलां से खरीदी, और ये मेरी सोसाइटी है। उसका बयान बहुत क्लियर है समझने के लिए उसकी सोसाइटी को। लेकिन दो चीज़ें चल रही हैं। रिवर बेड, अभी दोस्तों ने भी कहा रिवर बेड के अंदर आज भी कुछ नहीं बना हुआ। रिवर बेड का सैलाब का ये सैलाब है हमारे इलाके ना, क्योंकि हम दरिया के किनारे रहते हैं। एक इलाका होता है जिस कच्चा के इलाका कहते हैं आम मारूफ ज़बान में, दरिया बह रहा होता है, तेज़ दरिया भी बहता है, और जब दरिया सैलाब की सूरत इख्तियार करे तो वो कच्चे के इलाके में फैल जाता है। ये कदीम एक है, वो कच्चे में फैलता है। कच्चे में पक्की इमारतें नहीं बनाई जाती, कच्चा खाली होता है, कच्चे के अंदर कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमारे इलाकों के अंदर सैलाब आए तो जानी नुकसान होता है, ना कुछ होता है, क्योंकि कच्चा खाली होता है। इस रावी के साथ भी दाएं और बाएं, ये जो इलाका रूडा ने लिया ना, सारों को पहले पता होना चाहिए कि रूडा इमरान खान का प्रोजेक्ट है,
रूडा मलिक रियाज का प्रोजेक्ट है, रूडा गोगी और पिंकी का प्रोजेक्ट है। सही। उस तरफ जब बात जाएगी तो क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत दूसरा अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, मुहज़्ज़ब कर लेते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचाने वाली एक पूरी टीम मौजूद है। केपी उड़ गया, अभी भाई ने कहा ना रिवर बेड में केपी में होटल बने हुए हैं, रिवर बेड के अंदर केपी में होटल है, रावी के बेड में कुछ 2022 में हमने वो देखा खसो खाशाक की तरह, तिनकों की तरह उन होटल्स को पानी बहाकर लेकर जा रहे हैं, अब भी मौजूद है, उधर बने हुए हैं, सवात में बने हुए हैं, केपी में रिवर बेड में। रूडा बनाया इमरान ने, रूडा बनाया मलिक रियाज ने, रूडा बनाया गोगी और पिंकी ने, रूडा बनाया फैज ने। उनका नाम लेते हुए तकलीफ होती है हजारों को, जिसने ये बर्बादी की। 1.5 लाख एकड़ लाहौर के साथ, जहां पे सब्जियां लाहौर के लिए, पोल्ट्री लाहौर के लिए तमाम थी। 40 आपने जो कच्चे को एक्सप्लेन किया है, एक उमर दराज गोंदल ने ना बड़ा जबरदस्त जुमला बोला, उन्होंने कहा कि दरिया आबादी में दाखिल नहीं हुआ, आबादी दरिया। ये कहानी है ना, ये खूबसूरत कलमी कहानी है। हमेशा यही होता है, सैलाब आता है, हमारा सिंध बहता है, सिंध जब बहता है कच्चे में आ जाता है, कच्चे में हमारी जमीनें, घर नहीं है, घर हमने ऊपर बनाए हुए हैं, तो दरिया तो घुसता है हर जगह को। दरिया बड़ा पैटर्न में आएगा हर साल, जब दरिया में पानी ज्यादा आएगा वो स्पिल करेगा दाएं और बाएं, वो बन जाएगा एक बहुत बड़ा पॉन्ड एरिया। जब दोबारा सैलाब खत्म होगा दरिया अपनी जगह पे चला जाएगा। रिवर बेड में कोई चीजें नहीं बनाता, ना रावी में रिवर बेड में बनी हुई, सीधी बात हम क्यों नहीं करते। सर हमें ये बताएं कि एक आम बंदा जिसका घर जो है वो तबाह हो गया है, या जिसका घर वहां पर, उसने अपनी कंपनसेशन किससे लेनी है? रूडा से लेनी है, फैज हमीद से लेनी है, मलिक रियाज से लेनी है, इमरान खान से लेनी है, मलीम खान से लेनी, किससे लेनी? रूडा से कंपनसेशन लेनी है। जिस सोसाइटी में है ना, जिसका घर अगर अलीम खान की सोसाइटी में बर्बाद हुआ है, उसको अलीम खान ने कंपनसेशन देनी है। गैर कानूनी सोसाइटी को तो छोड़े, ये कंपनसेशन रूडा ने देनी है। ये रूडा का तमगा जिसने पहना है उसको ये तमगा उतारना हो। चले ठीक है, मुझे ब्रेक पे इसमें ऐड करना है आखिरी चीज एक जी। 1.5 लाख मुझे ब्रेक से वापस आके मुझे ब्रेक पे जाने दें, ब्रेक से वापस आते हैं, आप यू विल हैव योर से, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शुमैला रैना साहब है, बड़ी इस वक्त हुकूमत की तरफ से भी ये बातें की गई हैं कि एक्शन होगा, कार्रवाई भी होगी, इलीगल होटल्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन, या जिसने इंक्रोच किया है रिवर बेड में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी ज़ाहिर है कि हमारी ये बहस चल रही है कि किसके ऊपर, रूडा में किसी के ऊपर करना है, इमरान खान को पूछना है, किसको पूछना है, वैसे भी बड़े मुकदमे चल रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2019 में रूडा से जो सर्टिफिकेट मिले थे कि चनाब के जो इर्द गिर्द और रावी के इर्द गिर्द जो सोसाइटीज़ बननी हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग बननी है, वो पीटीआई के दौर में ही ये मंसूबा अमल में आया था। और अब मैं ये ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब पानी की बेमुहार मौजें होती हैं ना, तो वो अपनी सिमत खुद तयन करती हैं। वो ना मरीम नवाज़ पानी की सिमत को मुतय्यन कर सकती हैं, ना वो आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ, और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि उसका जो कहते हैं ना कि कंट्रोल डैमेज इज़ कंट्रोल जो है, उसको तो हम कर सकते हैं। अब जो जिन लोगों ने वायलेशन किया उनके ख़िलाफ़ इंक्रोचमेंट भी होगी, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी बनेंगे, और उनकी जो कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है वहाँ पे, उनको वो फिर जो है वो कानून का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले चुकी है, इंशाअल्लाह ताला भी आप देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ें तो हैं जो हम करेंगे और किया भी है माजी में। अब ये है कि जो नुकसान हो चुका उसका अजाला कैसे करना है, आपने मुतासरीन के लिए हमने क्या करना है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो क्या करेंगी, किरदार हुकूमत का, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ये एक हकीकत है। लेकिन अब इनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनके माल मवेशी का जिसका नुकसान हुआ है, जिनके घरों की तमीर होगी, जिनका ये, उसको गवर्नमेंट पंजाब भी इंशाअल्लाह ताला देखेगी। और वज़ीर आज़म जो हैं वो जहाँ जा रहे हैं उन्होंने इमदादी चेक्स वगैरह भी दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला ना हम लोग पहले पीछे हटे हैं और ना ही अब इन लोगों को हम तन्हा छोड़ेंगे। दरमियान में कुछ खबरें आई हैं जिस पे आई जस्ट वांटेड कि इसके ऊपर आप ज़रूर
देखें इस सारे मामले को कि वज़ीराबाद का जो मरीम नवाज़ साहिबा का दौरा हुआ, उन्होंने कैंप का दौरा किया, वहाँ पर बच्चों को उन्होंने खाना भी खिलाया, उसकी तस्वीर भी आई। वहाँ से हमारे जो कॉलीग्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि द मोमेंट मरीम नवाज़ साहिबा लेफ़्ट, उसके चंद ही मिनट्स के बाद उस कैंप को बंद कर दिया गया, रैप अप किया गया, इमदादी सामान वापस, कैंप ख़त्म। इस किस्म के जो वाक़यात हैं ये तो नहीं होने चाहिए। देखिए, वो मुन्ना भाई MBBS की फ़िल्म नहीं है, ये हुकूमत पंजाब है, और ये मुमकिन ही नहीं है कि कहीं पे खाना खिलाया जाए और उसके बाद वो कैंप्स बंद कर दिए जाएं। और अगर ये बात है तो उनको मरीम नवाज शरीफ स्पेयर नहीं करेंगी। अगर इस बात का आप प्रूफ दे दें और अपने प्रोग्राम में ही दे दें, मुझे दे दें, तो इंशाल्लाह ताला वो जो DCO होगा, कमिश्नर होगा उस ज़िले का, उनको फिर स्पेयर नहीं छोड़ा जाएगा कि ये ड्रामाबाजी जो है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें चीज़ें छुपी नहीं रहती, ढकी छुपी नहीं रहती। आप ये काम नहीं कर सकते। ये रिपोर्टिंग तो होती रहती है जी, पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्टिंग होती रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे आपका ज़मीर या आपका दिमाग भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैं तो गोंदल साहब, आपके पास क्या इत्तला है? ऐसा है कुछ? ये दुरुस्त अगर है बात तो है? गोंदल साहब आप उसको सबूत के साथ दें, तो इंशाल्लाह ताला हम DCO और जो इंतज़ामिया है उससे ज़रूर पूछेंगे। और कोई हमारे रिश्तेदार वहाँ पे नहीं लगे हुए। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई है और बेघर लोगों के साथ कोई इस तरह का खिलवाड़ हुआ है, तो वो उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सियासतदानों को इतना वो जज्बाती नहीं होना चाहिए। उनकी गवर्नमेंट हो या किसी और की गवर्नमेंट हो, बाबू ऐसे ही करते हैं। और वो कहते हैं ना, किसी को मामू बनाना, वो ऐसे ही करते हैं। वो आज की बात नहीं है। आपने बहुत सारे बाकी अदवार के अंदर भी ऐसे विजिट्स देखे होंगे। जो वजीराबाद वाली बात कह रहे हैं, बिल्कुल वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं, मैंने उनसे उस दिन फीडबैक लिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके दौरे करवाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि जो असल इफेक्टेड एरियाज है वहां तो ले जाए नहीं, मरियम साहबा को नहीं जा रहा, मेन एरियाज तक ले जाया जा रहा है। फिर जो लोग वहां पे, उन्होंने कहा कि जो बिठाए जा रहे हैं उन तक जो आम मीडिया जब वो जाती हैं, होना तो ये चाहिए कि आप लोकल मीडिया को बुलाएं, वो सवाल कर सके, वो खुद इंस्पेक्शन कर सके, लेकिन उनको बिल्कुल साइड पे किया जाता है। आज झंग से भी यही शिकायत है, और इवन झंग में भी आज इस किस्म की वीडियो सर्कुलेट हुई। फिर जब मरियम साहिबा को छोड़ के बनी के तारड़ से एक वीडियो आती है, उस वीडियो के ऊपर बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाने की बात की जा रही है। और वो लोग कह रहे हैं जी, जैसे ही मिनिस्टर साहिबान वहां से निकले तो उसके बाद जो सामान था, वो जो भी डॉक्टर साहिबान थे या गवर्नमेंट का अमला था, उन्होंने 7 वाली दुकानों से उधार लिया हुआ था, वापस भेजा, उन दुकानों के नाम बताए कि उस दुकान की है। तो अफसरान आमतौर पे हुक्मरानों को ब्रीफिंग्स की सूरत में, नंबर गेम की सूरत में ये चीजें करते हैं, लेकिन असल बात क्या है? असल बात इस वक्त ये है कि ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। आज के दिन तक अगर आप जो है वो 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की ज़ाहिर है कैपेसिटी, हमारे यहाँ इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग तो हम करते ही नहीं है ना। मैं आपको एक मिसाल ऐसा देना चाहता हूँ। आप इतना बड़ा डिजास्टर है, आपको लोकल गवर्नमेंट कहीं नजर आ रहा है? लोकल गवर्नमेंट आपकी जरूरत है। आज ख्वाजा आसिफ नेशनल असेंबली बात कर रहे थे, सुनवा दें प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बल्दियाती इदारे होने चाहिए, क्या कह रहे हैं वो देखिए। आप डिवॉल्व करें, आप पावर डिस्पर्स करें, पावर डिस्पर्स करेंगे वो मल्टीप्लाई होगी, उसमें अवाम को एहसास होगा। आपके बल्दियाती इदारे जो हैं शहरों में, गांवों में, तहसीलों में जो है हिफाजत करेंगे आपके सिस्टम की, क्योंकि वो जवाबदेह होंगे। लेकिन हम बल्दियाती इदारों को एक सियासी मकासद के लिए टूल समझते हैं, आवाम को एम्पावर करने के लिए टूल नहीं समझते, अपने आप को एम्पावर करने के लिए टूल समझते हैं। आप किसी मुल्क में ये इंतखाबात जो है उनकी डेट जो है अनसर्टन नहीं होती। हमारे मुल्क में जो है इंतखाबात की, बल्दियाती इंतखाबात का डेट जो है या कानून का भी किसी को नहीं पता होता कि कानून क्या आना है। हर जो है बरसरे इक़्तिदार तबका जो है उस कानून को जो है अपने नाप के मुताबिक जो है वो कपड़ा काटता है। रोखड़ी साहब, आजकल ख्वाजा आसिफ साहब बड़े ज़बरदस्त बयानात दे रहे हैं। कभी वो बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे अरबों खरबों खा रही है, पुर्तगाल शिफ्ट हो रही है, कभी वो ये बताते हैं। फिर ADCR की भी एक स्टोरी आ गई थी, खैर उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ था। लेकिन अब वो बल्दियाती इदारों की बात करें तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको या अफसर शाही है, इसको कोई लगाम शगाम डालने का कोई कैपेसिटी किसी सियासी जमात में कोई नज़र आती है? अभी जो बात की ना गोंदल साहब ने कि अफसरान, मैं कहता हूँ 100% अफसरान चूना लगाते हैं। विजिट होगा सियासी, जो बड़ा आदमी होगा ना, उसके विजिट के लिए पहले तमाम चीज़ें तैयार कर दी जाएंगी। हमने तो जाली अस्पताल तक तैयार होते हुए देखे, मरीज भी जाली देखे।
اور وہ جب چلا گیا بڑا سیاسی رہنما تو ان مریضوں کو ہم نے ہمارے گاؤں میں ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی پیسے ملے اور دے گئے. یوسف رضا گیلانی کا وزٹ میرے اپنے گاؤں کا ہے, مریض بھی جعلی بنا دیے تھے, 100% جعلی مریض, انہوں نے اسپتال بنا دیا ایک پورا, مریض بٹھا دیے, وہ اس نے آ کے وہ بڑا آ کے لازمی ہے. آپ یہ موجودہ چیئرمین سینٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں وزٹ بتا رہا ہوں میاں والی کا, ہمارے پاس سیلاب جب آیا تھا. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا یہ جو افسر شاہی ہے نا, روڈا کی این او سیوں دینے کے لیے, کسی سوسائٹی کو این او سی دینے کے لیے, یہ جو تمام انلیگل سوسائٹیز ہیں ان کو این او سی کو جاری کرتا ہے سیاستدان, ان کو این او سی جاری کرتا ہے جو افسر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. اور وہ پیسے کس حالت میں رکھتا ہے, یہ خواجہ آصف کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. پیسے وہ رکھتا ہے ہیروں کی صورت میں, ڈالر کی صورت میں, یا ایسی چیزوں کی صورت میں جو بینک کے اندر نہ, بسکٹس, کرپٹو. اب کرپٹو آ گیا, کوئی نئی چیز آ گئی. اور ان کے بچے کہاں رہتے ہیں اور یہ خود کہاں رہتے ہیں. 21 گریڈ کے اندر ریٹائرڈ ہونے والا, یا 18 گریڈ میں, یا 19 یا 20 میں, گھنٹے کی انکوائری کے اندر سامنے ساتھ آ جائے گی کہ بتاؤ خرم تمہارے پاس یہ چیز کہاں سے آئی, کہاں سے آئی, کہاں سے آئی. سیاستدان آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں, ان کو پکڑے گا کون؟ یہ آپ سے طاقتور ہیں, یہ آپ سے بڑے ہیں, آپ بے بس ہیں, ان کے آگے مجبور ہیں. گزارش سنیں, سیاستدان کمزور ہے, سیاسی پارٹیز جو ہے نا وہ کمزور ہے, اور 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ضرورت نہیں ہے مضبوط ہونے کی. آپ کو خواجہ صاحب کی جو باتیں جتنی بھی ہیں میں انڈورس کروں گا. سیلاب میں بھی شمائلہ رانا میری بہن ہے بیٹھی ہوئی ہے, ان کو بھی یہ کہوں گا کہ جب سیلاب ختم ہوگا نا تو جو آپ نے فنڈنگ کرنی ہے, یا جو باہر سے فنڈنگ آئے گی آپ کی, کیونکہ بلدیاتی نظام آپ کے پاس موجود نہیں ہے, ان کو جب آپ کے یہ جائے گا نا دفتروں کے اندر, اور یہ دفتری پٹواری تک نیچے جائے گا, جس نے ٹرانسفر ہو جانا ہے سال 2 سال کے بعد, جو اس علاقے کا نمائندہ نہیں ہے, تو اس پیسے سے ان افسران کے گھروں کوٹھیاں تو بن جائیں گی ان کی بیویوں کی, اصل آدمی تک پیسہ نہیں پہنچتا. اب اگلا جو فیز ہے وہ اچھا ہے, گوندل صاحب نے اور آپ نے اشارہ کیا, اگلا فیز ان افسروں کے کھانے کا آ رہا ہے. یہ انجوائے کرتے ہیں. وہ ایک بے وقوف کہیں کا ڈی سی ہے, وہ سیلاب کا پانی پی رہا ہے, اسے کہے اپنے بچے کو اور بیوی کو پلا جا کے, اور اس طریقے سے یہ بے وقوف بناتے ہیں. نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ عام عوام کو. ان کو کہتے ہیں سیلاب کا پانی پیو, میں پی رہا ہوں. پہلے تو اس کو پکڑو نا کان سے اور نکالو کہ تو کہاں پڑا ہے, تو سی ایس ایس کر کے اس ملک کا سب سے چیمپئن نمائندہ, تو ایک ڈسٹرکٹ کا ڈی سی ہے, اور تو سیلابی پانی پی کے بنا رہا ہے فلم. اس کو تو اس پنجاب بتائیں پنجاب گورنمنٹ کو کہ سب سے پہلے تو اس کو کان سے پکڑ کے پھینکو. کہ اب میں اور الفاظ نہ بولوں, بہتر ہے. ہمارے پاس عامت الناس, کیونکہ پبلک ہماری اگنورنٹ ہے, ان کو اتنا چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, اس لیے ان کے ساتھ یہ کھیل ہوتے ہیں. پڑھی لکھی قوم کے ساتھ یہ کھیل نہ ہو. بلدیاتی نظام آپ نہیں لائیں گے, آپ اسی طرح رہیں گے. اور بلدیاتی نظام کیوں نہیں آتا؟ خواجہ صاحب نے کہہ دیا, ہم سیاستدان نہیں چاہتے کہ بلدیاتی نظام آئے. صحیح. کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, کرائسس میں لیڈرشپ کا بھی پتہ چلتا ہے. حماد حسن صاحب یہ بتائیں, اب یہ ظاہر ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ سیاستدانوں کو بیوروکریسی نہیں چلنے دیتی, بیوروکریسی کہتی ہے, ان کی شکوے شکایت, ان کے جواب جو ہیں وہ پھر اخباروں میں چھپتے ہیں, ان نیمڈ جو ہے وہ خبریں اور سٹوریز آتی ہیں. اب مریم نواز صاحبہ اپنی پہلی سیاسی اننگ میں ہیں اور وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں. یہ جو بیوروکریسی کر رہی ہے, اس کرائسس سے آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ کچھ گین کر کے باہر نکلیں گی, یا یہ جن ایگزامپلس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نقصان ہوگا انہیں؟ سب پہلے تو بیوروکریسی کے حوالے سے بات کریں کہ سیلابی پانی پیتا ہے یا جمپ لگا کے کشتی کی طرف سوئمنگ کرتا ہے, تو اس سوشل میڈیا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اس انٹرنیٹ نے, اس نے ہمارے بہترین سیاسی فیلڈ میں جو بہترین لوگ ہوتے تھے وہ پولیٹیکل ورکرز ہوتے تھے. اب آپ کے پولیٹیکل ورکرز کیا ہیں؟ وہ جیلیں کاٹتے تھے, وہ تحریکیں چلاتے تھے, وہ جدوجہد کرتے تھے, وہ آئین و قانون کی بالادستی کی جنگ لڑتے تھے, مارشل لاؤ سے ٹکراتے تھے. لیکن اب کیا ہے؟ اب ٹک ٹاکرز ہیں. اسی طرح بیوروکریسی میں ہمارے پاس قدرت اللہ شہاب, الطاف گور, مختار مسعود, اس طرح کے بہترین دماغ ہوا کرتے تھے. اب سارے ٹک ٹاکرز وہاں پر بھی یہ وبا پھیل گئی.
एक डिप्टी कमिश्नर एक हमाकत कर बैठा या एक नासमझी में या एक जज्बातीपन में या सोशल मीडिया की चाहत में, तो वो कोई इतनी अहम बात नहीं है। इनफरादी तौर पर बात इतनी अहम नहीं होती। मैंने पहले भी आपसे नहीं, कहा इनफरादी कि तौर हमें पर हो तो cultivate- अहम नहीं है, वो बगैर कैमरे के पिए 10 दफा पिए, उसकी तशहीर ना करें, लोगों तो तक यही ना तो मैं कह पहुंचाएं। रहा हूं, यही तो मैं कह रहा अपने हूं घर कि सैलाब का जो पानी आ रहा है भर रहे हैं। अपने घर एक टैंकी भर के रख लें, सुबह दोपहर शाम खुद से पिए, हमें कोई इतराज नहीं, लोगों को मत कहें। यही ईसा यही बात मैं कर रहा हूँ, जो आप कह रही है यही मैं कर रहा हूँ कि इन सारे टिकटॉकर्स बन गए, वरना ये बेहतरीन दिमाग हुआ करते थे सिविल सर्वेंट्स, पूरे मुल्क के सबसे बेहतरीन कैलिबर वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन इस सोशल मीडिया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, मरियम नवाज यकीनन पहली इनिंग खेल रही है और पहला इनिंग अली अमीन गंडापुर का है। दोनों की कारकर्दगी को कंपेयर करें, मरियम नवाज बड़े डिजास्टर का सामना कर रही है। अली अमीन गंडापुर बुनेर, बाजवड़, भीर, स्वात और शांगला में सिर्फ कर रहा था। वो नौशहरा, सवाबी, मर्दान, चारसद्दा, पेशावर, कोहाट, करक में नहीं कर रहा था। वो सिर्फ चंद 4-5 इजला में कर रहा था, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं कर सका था, फिर भी मामलात को हैंडल नहीं कर सका था। मरियम नवाज इस वक्त तकरीबन पंजाब के कम से कम 60-70% इजला में डिजास्टर का सामना कर रही है। अब वहां पर आइडियल सूरत हाल नहीं है। नहीं, हर जिले में देखें पानी जिन अजला में है, जहां पर पानी नहीं है वहां पर अब जो तूफान आया हुआ है, आज आप जाएं बाजार में आपको पता चलता है कि फलां चीज़ नहीं पहुंच सकी, टमाटर नहीं पहुंच सके, फलां चीज़ इतने की हो गई, किल्लत का सामना है, अशियाए खुरनोश का हम देख रहे हैं। और फिर जाहिर है कि आने वाले दिनों में ये जो काबिल काश्त नहीं रहा रकबा, इसका इम्पैक्ट आएगा। 6, 7, 8, 10% हर चीज़ की फसल कम होगी, उसकी वजह से तलब और रसद, लोग जानते हैं, आसमान से बातें करेंगी कीमतें। देखिए ये तो मैं कल भी बात कर चुका था कि हमें सिर्फ इस वक्त सैलाब का सामना है, लेकिन इसके बाद भी हमें बहुत सारी मुश्किलात का, डेंगू आएगी, लशमीनी आएगा, खुराक की किल्लत आएगी, जमीनें फूट पड़ता है, वबाई अमराज होते हैं, खसरा है, दीगर हमें बहुत सारे मसाइल का सामना अभी मुस्तकबिल में भी करना पड़ेगा। अल्लाह न करे कि हमें मसाइल का सामना हो, लेकिन जो मारूजी हालात हैं, जो हमारे सामने हकाइक है, उसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए जी साहब, जी मैं हम सुन रहे हैं आपको जी। तो देखिए, डिजास्टर में अगर हम छोटे छोटे नुक्तों पर के ये पानी पिया, ये किया, वो किया, छोटी छोटी हमाकतों पर, छोटी छोटी नाकामियों पर, इस पर फोकस करने के बजाय बहैसियत सहाफी हमारी जिम्मेदारी है कि हम निशानदेही करें मसाइल की कि ये ऐसा होना चाहिए। आलमी सतह पर जो सहाफत होती है वो इस दौरान क्रिटिसिज्म ज्यादा नहीं करती, वो सजेशंस की तरफ जाती है, वो तजावीज की तरफ जाती है, वो तजावीज भी देते हैं जी, तजावीज भी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम तजावीज भी सामने रखेंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है और गोंदल साहब से ख़ास तौर पर पूछेंगे कि ये जो टिकटॉक की बात की है, हमाद हसन साहब ने भी और फिर रोखड़ी साहब ने भी, ऐसी कुछ इतलात हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में अब बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने अपने अपने एक फ़ोटोग्राफ़र और कैमरामैन बाकायदा रख लिया, जो उनकी हर इवेंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं और फिर सैड म्यूज़िक, फास्ट म्यूज़िक, उसके साथ कोई शायरी और इस किस्म की मिक्सअप करके उन चीज़ों को जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। इनको लगाम कौन डालेगा? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गोंदल साहब बताएं ज़रा, लाहौर से ख़ास तौर पर हम देखते हैं बड़े बड़े अफसरान, और फिर पंजाब में ये ट्रेंड थोड़ा सा निस्बतन ज़्यादा है, बाकी जगहों पर आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, लेकिन अब जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में को 18वें, 19वें, 20वें, 21वें वाले की तो खैर मैंने किसी की नहीं देखी, लेकिन बाकी जो हैं उन्होंने अपने कैमरामैन रखे हुए हैं, अपने आने जाने की वीडियोस बनवाते हैं, फिर अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, उसमें आवाम से अपील के 5 मिलियन फॉलोवर पूरे करवा दें, इतने व्यूज़ पूरे करवा दें। ये सारा ये ब्यूरोक्रेसी की कहाँ निकल पड़ी है?
اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے نا کہ جو گورنمنٹس ہیں وہ خود بھی کچھ اس قسم کے سیٹ اپ جب لگاتی ہیں. اب پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں ان کے حوالے سے بہت تنقید ہوتی ہے, بہت باتیں ہوتی ہے. ایون ایک دن انہیں کہنا پڑ گیا کہ میں اگر ٹک ٹاک بناتی ہوں تو ٹک ٹاک کھانے کی نہیں بنتی, ٹک ٹاک کام کی بنتی ہے. آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں نا 21ویں گریڈ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں افسر جو ہے پنجاب کے اندر آئی جی صاحب کے سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ان آفیشلی پابندی لگائی گئی ہے, صرف اس بنیاد کے اوپر یوں لگا کہ وہ بہت زیادہ وائرل ہیں. اور رہی بات اور جو افسران کی بات کر رہے ہیں, ڈی پی اوز جو ہیں وہ کھلی کچہریاں لگاتے ہیں. آپ حیران اس بات سے ہوں گے کہ میڈیا انوائٹڈ ہو یا نہ ہو, انہوں نے باقاعدہ ٹیمز رکھی ہوئی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی جو ان کے پیجز چلاتی ہیں, ان کے کلپس ٹک ٹاک پہ لگائے جاتے ہیں, انسٹاگرام, فیس بک, جتنے مختلف میڈیمز ہیں ان پہ لگائی جاتی ہیں. اب یہ جو تمام افسران ہیں, جس طرح آپ نے پچھلے دنوں ایک خاتون افسر جو ہیں ان کے حوالے سے دروازہ کھولنے کی وہ وائرل ہوئی, اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور ویڈیو جاری کی جس کے اندر دروازہ انہوں نے خود کھولا. آپ اگر تھوڑا سا نوٹس کریں جب وہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے کسی آفیسر کی تو کوئی پولیس والا یونیفارم والا ہی بنا رہا ہوتا ہے. یعنی وہ افسران جو یا اہلکار جو گورنمنٹ کے اسٹیٹ کے ملازم ہیں وہ ان کی پروموشن کے لیے کام کریں. اسی طرح سے جو ڈی سیز ہیں ان کے ہاں اور ایون اے سیز جو ہیں ان کی وجہ سے آپ اگر دیکھیں گے تو وہ ڈالا کلچر جس کی بات کرتے ہیں وہ کہاں سے اور شروع ہوا ہے؟ اس میں ہم میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس کو, اگر وہ سنگل کیمرہ شوٹ ہے تو وہ اس میں ایک افسر کو اس کی گاڑی سے اس کے دفتر تک فالو کرنے میں پھر اس کو 10 جگہ روکنا پڑتا ہے کہ میڈم اب آئیں, اب ہم آپ کا نیا ٹیک جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے. میرے کیمرہ مین جو اسٹوڈیو میں ہنس بھی رہے ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ملٹیپل ٹیکس اور پھر اس پہ دلجیت دوسانجھ کے گانے لگا کر اس کو پوسٹ کرنا, میلو میوزک ڈال کر, یہ بھی ایک عجیب نیا کلچر جو ہے. روکھڑی صاحب جی میوزک کلچر کمال کے میوزک ہوتے ہیں, یہ سب کچھ ہاں کمال کے میوزک ہوتے ہیں. شرم اس کو تو نہیں آ رہی؟ میں ذرا اس پہ جواب میں شمیلہ رانا صاحبہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر پوچھ لوں کہ یہ جو ہے, اب آپ یہ تو ہمارے تو پینل میں یہ اگریمنٹ ہے یہ کہ افسران جو ہیں وہ سیاستدانوں کو ماموں بناتے ہیں. آپ کے وزیر دفاع بھی یہ بات کہہ چکے ہیں آن دا ریکارڈ کہ بیوروکریسی جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتی ہے اور سیاستدانوں کے حصوں میں تو ہڈیاں آتی ہیں, گوشت تو وہ نوچ کے کھا جاتے ہیں. تو ایسے افسران کے خلاف سیاستدانوں کو آپ زیادہ کرتے ہیں. ہاں وہ انہوں نے یہی کہا, یہی آئی ایم جسٹ کوٹنگ ہز اسٹیٹمنٹ. تو ان کے خلاف کوئی کارروائی, کوئی پابندی؟ سوشل میڈیا کے حوالے سے تو آئی تھنک گورنمنٹ آفیسرز کو اب یہ ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہی تھی کہ اب پابندی لگ گئی ہے کہ وہ ڈیورنگ جو اپنے آفس ورک ہوگا, ٹائمنگ ہوگا, اس میں وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹک ٹاک کی بات کی گئی تو میں پرسنلی اس چیز کو, میں ٹک ٹاک کے نا فیور میں نہیں ہوں. اس کی ایک ریزن اور ہے, یہ تو آفیسرز بیوروکریسی اور یہ وہ ہے, اس نے ہمارے ہر گھر کی بچی کو نا ایک کسی دوسری طرف لگا دیا ہے. میں دوسرے تناظر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بچیاں جو ہمارے ایک حیا یا اس کا ایک وہ تھا فیملی ویلیوز تھیں, اس کو بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا کہ جوان بچیوں کو چھت پہ بھی جانے نہیں دیا جاتا تھا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری جو بڑی بہنیں ہیں ان کو چھتوں پہ بھی روکا جاتا تھا کہ آپ مت جائیں. آج میں بچیوں کو دیکھ رہی ہوں, بچوں کو دیکھ رہی ہوں, وہ ٹک ٹاک جو ہے اس کو اپنا وے آف سورس آف انکم بنانا چاہتے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے تھوڑی سی ہمیں پابندی اگر لگاتے ہیں تو پھر شور مچتا ہے, اگر ہم پابندی اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ فریڈم آف سپیچ کے اس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہماری فیملی ویلیوز جو ہیں اور جو ہماری ویلیوز ہیں وہ ڈی ویلیو ہوتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بیوروکریسی اور اس کے حوالے سے تو ہے, اس پہ تو پابندی ہونی چاہیے. صحیح. سیلاب پہ ذرا واپس آ جائیں. جو ڈیزاسٹر ہے وہ اتنا بڑا ہے جس کے بارے میں ہم جو کمنگ منتھس میں بات کر رہے ہیں کہ جو فصلیں ہیں قابل کاشت رقبہ ختم ہو گیا, لوگوں کے جانور بہہ گئے, لائف سٹاک جو ہے اس میں مسائل ہیں, پھر ان لوگوں کو واپس بحال کرنا یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے, ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے. لیکن کیا اس کے لیے پریپیئرڈ ہے حکومت؟ بالکل. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی تو ان کو فرسٹ ایڈ دی جا رہی ہے جو کہ جس وقت بہت ضروری ہے. اس کے بعد ان کا تخمینہ لگایا جائے گا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے, اور پوری گورنمنٹ کی فیڈرل حکومت بھی, اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں, فیڈرل حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور جتنا جس کا کوئی نقصان ہوگا اس کا گورنمنٹ ازالہ کرے گی. روکھڑی صاحب
سوال وہی اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں. اس کے مریم لیے نواز نا صاحبہ ڈیزاسٹر بڑا ہے, آپ خود ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہمارا ہیں, یہ سینٹرل آ گیا. جتنا ظاہر ہے کہ میاں والی اور اس کے ایریا کو سندھ ڈسٹرب کرتا ہے, آپ کے ایریا نہیں کو ہمیں نہیں کرتا, سندھ کو دریا ہمارے پاس ایریا ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سب کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس میں جتنا بڑا ڈیزاسٹر بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے پنجاب حکومت کے لیے, بہت بڑا چیلنج. اور کسی بھی کمانڈ, کسی بھی بڑی سیٹ کے لیے پاس یا فیل ہونے کے لیے یہ چیلنجز ہوتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب حکومت جو بھی پروسیجر بنائے, اور اس وقت پنجاب حکومت کے ادارے کام کر رہے ہیں, پنجاب حکومت جو بھی پروسیجر اپنائے ریہیبلیٹیشن کے لیے, وہ ڈی سی اور پٹواری کو نہ لے. جب اس کو جو بھی پروسیجر بنائے, یہ جو رپورٹ اس تک لے کے جا رہے ہیں, جو بھی پیسہ جائے, اگر آپ نے ڈی سی اور پٹواری کے تھرو تقسیم کیا تو آپ کا عام آدمی بیچارہ نہیں بول سکتا ہوتا. جس کا گھر کچا گھر ہے, اس نے کہاں شکایت لگانی ہے؟ اس کی ٹک ٹاک کس نے دیکھنی ہے؟ ٹک ٹاک تو دیکھنی ہے اس ڈی سی کی حصار ہونے نا, اور ادھار کے بندے. اگر پنجاب حکومت نے ریہیبلیٹیشن پروسیس کو کوئی نیا صورت اختیار کر کے اور اس بیوروکریسی جو رائج جو طریقہ ہے اس سے بچ کر کوئی اچھا پروگرام تلاش کر کے ان کو کمپنسیٹ کیا تو لوگ آپ کو دعائیں دیں گے. نہیں تو ورنہ فاٹا مرجر کی طرف کام ہوگا کہ فاٹا جب مرجر ہوا, لوگوں کے پیسے گئے, پاکستان حکومت نے بلینز پتہ نہیں پیسے بھیجے, لوگوں کو وہاں پر پیسے نہیں ملے, اور وہ جو تھے نا وہ پولیٹیکل ایجنٹ کی صورت میں یہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے بھائی, ان کی صورت ان کو معلوم ہے کہ جو اس میں پیسے کھا لیے گئے اور لوگ محروم رہ جاتے ہیں. جب لوگ محروم ہوتے ہیں وہ گالی نکالتے ہیں حکومت کو, وہ بدظن ہوتے ہیں حکومتوں سے, اور ان لوگوں کا حق ہے ان تک جو پہنچے. اس کے لیے کیا کریں گے آپ, کون سا پروسیجر اپنائیں گے, وہ چیز ہے. اگر آپ نے ریہیبلیٹیشن کے لیے یہی پروسیجر اپنایا, ہاں ان سے رپورٹس لیں گے. اچھا ایک اور اس رپورٹس میں بڑا مزیدار کام ہوتا ہے, مزیدار تو نہیں گھناونا کام ہوتا ہے. میرا گھر سیلاب میں گرا دیا کاغذوں میں, میں میاں والی آیا, ہمارا بالکل دریا کے اوپر کنارے میں ہمارا گھر ہے جو ہمارے گاؤں کا. میرا ایک رشتہ دار آیا, اس نے کہا لالا 50,000 روپے آئے ہوئے. میں نے کہا کس چیز کا؟ اس نے کہا فلڈ کا. میں نے کہا ہمارے کیا, ہم ان لوگوں کو کیا ہوئے فلڈ میں؟ اس نے کہا اپنا پورا جو روکھڑی گاؤں ہے نا یہ فلڈ زدہ قرار دے دیا گیا. میں نے کہا پھر؟ کہتے 50,000 روپے جائیں گے, تیرے نام کا آیا پڑے نکال لیں گے. داڑھی تھی بھی یار دوست کی. میں نے کہا کچھ شرم, کوئی شرم آ رہی ہے؟ تیرا گھر بالکل ٹھیک کھڑا ہوا ہے. میرا گھر حد تک کہ بالکل دریا کے اوپر میرا گھر ہے. میں نے کہا میرے گھر کی اینٹ کو کچھ نہیں ہوا, میرے گاؤں کے اندر پانی نہیں آیا. کہتا ہے بھائی لکھا دیا ہے نا فلڈ زدہ ہے, تو اب لیں 50,000. میرے گاؤں نے 50,000 ان مردار خبیثوں نے کھائے جن کے گھروں کو ایک اینٹ بھی, اور جو غیرت والے تھے ان میں جو غیرت والے تھے انہوں نے کہا بھائی ہمارا گھر کھڑا ہوا ہے, کدھر سے جاؤ. آخری چیز مجھے اس نے کہا کہ پیسے لے لو غریبوں میں بانٹ دینا. میں نے کہا یہ ڈرامہ بھی موجود ہے اس قوم کے اندر. تو میں اپنے گاؤں روکھڑی کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. فلڈ زدہ ہو کے پانی کا ایک بوند اوپر نہیں چڑھا, وہ ساروں کو پیسے دیے. اس چیز سے حکومت گئی بچ اور حقداروں کو دے دیا پیسا. پھر مریم نواز کامیاب. صحیح. سجیشنز کی بات کی تھی, اب سجیشنز مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے, تو ہم سجیشنز کی طرف حماد حسن صاحب آپ کو دوبارہ بلائیں گے, سجیشنز بھی لیں گے. میں ذرا وزیر اعظم صاحب اس وقت جو ہیں وہ چائنا میں موجود ہیں, تیانجن SCO انہوں نے اٹینڈ کیا, اور وہاں پر بھارت کو کال آؤٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے. پاکستان میں دہشت گردی کرنا منظم طریقے سے, اور پھر یہ جو آبی دہشت گردی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. کچھ امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے کچھ گفتگو کیا, میں ذرا سنوانا چاہتا ہوں. سنوائیں پروڈیوسر صاحب. We condemn terrorism in all its forms and manifestation with fullest force at our command. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber
Pakhtunkhwa province of Pakistan. جی حماد حسن صاحب، سیلاب پر بے شک آپ ضرور ایڈ کریں، لیکن یہ جو وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی ہے اس میں انڈیا کی جو آبی دہشت گردی ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے، جو پاکستان میں وہ دہشت گردی کرتا آیا ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے. یور ٹیک. دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کے دورے کو کامیاب ترین دورہ ہم کہیں گے، وہ اس لیے کہ جعفر ایکسپریس کا معاملہ بھی اعلامیے میں ہے، خوزدار میں بچوں پر جو حملہ ہوا تھا وہ بھی اعلامیے میں ہے. اگر بھارت کہے کہ پہلگام کا معاملہ بھی اعلامیے میں ہے تو بھائی پہلگام پر تو پاکستان پہلے ہی آپ کو آفر دے چکا تھا. جب آپ نے بغیر حقائق دے کے، بغیر ایویڈنسز تک پہنچے، ڈائریکٹ پاکستان پر الزام لگا دیا، تو پاکستان نے تو آپ سے کہا کہ آئی جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے. اگر آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، جہاں آپ چاہے تو انویسٹیگیشن کر لے، پھر اگر میں مجرم ٹھہرا تو پھر پوری دنیا کو بتا دے. لیکن آپ اس سے بھاگ گئے تھے. پاکستان جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا یا خوزدار میں جو کچھ ہوا یا بی ایل اے اور دوسری دہشت گرد تنظیموں کی جو کارروائیاں ہیں، اس کو تو اس کانفرنس نے پاکستانی جو پاکستان کا جو سٹانس ہے اس کو تو انڈورس کر دیا اس کانفرنس نے. یہ تو پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. اب وہاں پر جو دہشت گردی کے واقعات ہوں گے خدا نخواستہ مستقبل میں، تو اس کانفرنس کے اعلامیے کے تناظر میں بھی معاملات کو دیکھا جائے گا. صحیح. وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. خرم حمید روکھڑی صاحب، شمائلہ رانا صاحبہ، حماد حسن صاحب اور عمر دراز گوندل ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹورڈز دی اینڈ یہ ایک حقیقت ہے، آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب کے طول و عرض میں، اور آج جنہوں نے اسلام آباد میں موسلا دھار بارش کو ایکسپیرینس کیا ہے وہ واقف ہیں کہ یہ ایک ویک اپ کال ہے. یہ وقت ہے ریٹروسپیکشن کا، اپنے گریبان میں جھانکنے کا، اپنے ملک میں ترجیحات کو بدلنے کا. کنکریٹ سے کچھ توجہ ہٹا کر سرسبز جنگلات کی تعمیر، ڈیمز اور اس آبی انفراسٹرکچر پر بھی، کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے اور پاکستان کو اور پورے پاکستان کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.